नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के सर्वोच्च न्यायालय इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। भाग 3 में ये मौलिक अधिकार दिया गया है और भाग 4 में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है ये भारत में सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, जिस समय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है ये 7 न्यायाधीश का जो है प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में किया गया था, ठीक है। और अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 न्यायाधीश है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है तो ये सांसद के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो है करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से जो है प्रेरित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, यानी ये तीनों प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से भारत की संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है और ब्रिटेन के संविधान से जो है ये संसदीय प्रणाली, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है तो ये सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद एवं सत्र न्यायालय, यानी इन तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है,
सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में कम से कम जो है 10 वर्ष तक जो है एडवोकेट होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अपने पद पर ये 65 वर्ष की आयु तक जो है बने रहते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये कदाचार और असमर्थता यानी इन दोनों प्रमाणित आधारों पर जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है तो ये 65 वर्ष होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो है जारी कर सकते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनका कार्य कौन करेगा? तो देखिए यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों का पद खाली रहता है तो उनके कार्य जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो ये किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार होता है तो ये सांसद के पास होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए जो है ये अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अधीनस्थ न्यायालय का जो है निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो देखिए भारत में जो न्यायपालिका है तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद मामले को जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका तो देखिए यह उसका क्या है? तो ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति कानूनी मामलों में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदायी बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदायी बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान कराना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जनहित याचिका निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो देखिए जनहित याचिका जो है ये उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय यानी इन दोनों में जो है दायर की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो ये थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है सबसे लंबी अवधि तक जो है ये वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो सबसे कम समय तक कौन रहे थे? तो ये कमल नारायण सिंह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी तो ये फातिमा बीबी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार होता है तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है इसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यदि केवल राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्य जो है ये उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन दोनों का यदि पद खाली रहता है तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्यों को जो है मतलब संभालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है आपके पास है भारत की संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।